बच्चों आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस क्या हैं फॉर स्फेरिकल मिरर्स and what are the new Cartesian sign conventions. So most of this you have already learnt in your class 10, so this will be a quick revision for that. And in the next lecture we will be seeing about the derivation of mirror formula, as well as we will be seeing that why the focal length is half of the radius of curvature. So let us start our today's class, that is laws of reflection. So लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज करें ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऑलराइट, इसको मैं लिखता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो अगर एक लाइट रे इस तरीके से इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है ना, लेट अस से ये एक लाइट रे है और इसे मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ये इस पॉइंट पे, पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है. सो इस सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल क्या होता है? Normal is a line which is perpendicular to the surface. तो ये लाइन है, ये it is perpendicular to the surface. Alright, so this is your normal. Normal क्या होता है? Normal to the surface 90 डिग्री है. ये reflecting surface है तो ये मेरी normal है. Alright, so this is the angle of incidence. What is angle of incidence? Angle of incidence होता है जो incident ray normal के साथ बनाता है. So we had seen in class 10th also that this is the reflected ray and the angle with the normal is known as angle of reflection. So the first law says that law of reflection, the first law of reflection is that angle I is equal to angle R. That means what? Angle of incidence is equal to angle of reflection. And what is the second law? Second law is that the incident ray, the normal and the reflected ray, they all lie in the same plane at the point of reflection. वापस बात करें, the incident ray, अभी मैं आपको समझाता हूं. ये incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane at the point of intersection. Okay, तो ये इंसिडेंट रे आई इस जगह पे मिली और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई. अब अगर ये एक प्लेन है ना, मेरी इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही थी, इस प्लेन में है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन में है, प्लेन कौन सा है? ये सरफेस है, ये बोर्ड वाली. तो अगर ये बोर्ड के ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस बोर्ड के छूते हुए ही निकलेगी. ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बाहर नहीं जाएगी, भले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए. तो हमेशा ये याद रखना है कि नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों ही एक प्लेन में लाई करेगी. इसको ऐसे समझें कि अगर इसको छूते हुए, इस बोर्ड को छूते हुए अगर इंसिडेंट रे यूं फॉल कर रही है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में रहेंगी, इस प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं आएंगी या अंदर नहीं जाएगी.
तो ये हो गया सेकेंड लॉ। ऑलराइट, सो ये है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हर जगह ये यूज होते हैं व्हेन वी मेक द डायग्राम्स। जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं उसमें ये रूल्स को हम फॉलो करते हैं। नाउ द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द स्फेरिकल मिरर। ऑलराइट, तो स्फेरिकल मिरर की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले मुझे आपको बताना है प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं, बहुत जल्दी से हम बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ओके, सो लेट अस से ये एक प्लेन मिरर है। दिस इज द प्लेन मिरर, जिसकी एक साइड, जो आपके घर में भी होता है, आप देखते ही हो, जिसकी एक साइड जो है वो हमने, जिसको हम बोलते हैं शाइनी साइड, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग साइड। तो ये पॉलिश्ड है, इस तरफ से पॉलिश्ड है, तो ये इस तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा। लेट अस assume I have one object here. ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज A एंड दिस इज B। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज एट पॉइंट, एट डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है D फ्रॉम द प्लेन मिरर। ऑलराइट, सो हाउ टू गेट द इमेज एंड वेयर टू गेट इट? तो वी विल फॉलो द रूल। तो रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल सा है। कैसे होगा? D डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। ये रह गई 9। अब ये कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। किससे बना रही है? क्योंकि नॉर्मल ही है, क्योंकि ये पैरेलल चल रही है इसके, तो ये इससे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री इस सरफेस से। तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? एंगल I विल बी इक्वल टू 0। क्यों होगा ऐसा? दिस इज बिकॉज ये जो है ये वापस सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, दे शुड बी इक्वल टू 0। यहां तक आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सपोज करो, इसको मैं रब कर रहा हूं, एक रे तो आपने ये बना दी, ठीक है, दूसरी रे आप कहीं पर भी बना दीजिए। सपोज करें अपन यू बनाते हैं, इस एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ए पॉइंट, इस पूरे ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट में हर एक पॉइंट से रेज निकल रही है। अभी मैं ए पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां से जब ये गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होगा? ये, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल I। तो एंगल R कैसा होना चाहिए? इस तरीके का, इस तरीके का होना चाहिए एंगल R। तो ये दिस इज माय एंगल R। तो अगर मैं इसको पीछे, अब ये देखो, मुझे है ना, जब भी कोई इमेज फॉर्म करनी है तो इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेस का इंटरसेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेस का। इमेज कैसे फॉर्म होती है? इमेज कैसे फॉर्म होती है? इमेज इज ऑब्टेन्ड व्हेनेवर वी गेट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो एक तो रिफ्लेक्शन इस तरफ जा रहा है, ये थी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे यूं जा रही है, ओके। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यूं जा रही है। तो अगर मैं ये बात करूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तो कभी भी नहीं मिलेगी, इस मिरर के इस साइड में कभी भी नहीं मिलेगी। पर जब मैं इसको पीछे की इस डायरेक्शन के अंदर, इसको पीछे के डायरेक्शन में इसको प्रोसीड करता हूं,
ऐसे ही इसको मैं पीछे की डायरेक्शन में प्रोसीड करूं तो मुझे इस जगह पे ये इंटरसेक्ट करते हुए नजर आती है। इसका मतलब ये है कि यहां पर मेरा इमेज ए की जो इस पॉइंट की इमेज इस जगह पे फॉर्म हो रही है। तो लेट अस से दिस इज ए डैश। तो सिमिलरली हर एक पॉइंट के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, इस जगह से एक पॉइंट और जा रहा है तो यहां से ये रे यू जाएंगी, ये भी वापस बाउंस बैक करेगी, और इसके लिए मैं दोबारा बना सकता हूं इस तरीके से, ये भी वापस यूं जाएगा और ये पीछे के साइड में जाकर के दोबारा मिलेगी। तो ये पॉइंट इसका हो गया। इसी तरीके से इस बी पॉइंट का भी होगा। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है पीछे के साइड में फॉर्म होता है इस तरीके से, पीछे के साइड में इस तरीके से मुझे मिल रहा है। यानी ये जो अगर इमेज ऑब्जेक्ट इस मिरर के ऑब्जेक्ट के साइड में अगर इमेज फॉर्म हो रही होती, ये मेरी इमेज यहां फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश, तो मैं ये देखता हूं कि इनकी जो हाइट है, एक तो हाइट ये दोनों बराबर है, दूसरा ये इसके पीछे की साइड में फॉर्म हो रही है। अब क्योंकि ये इसके पीछे की साइड में इमेज फॉर्म हो रही है, इस तरीके की इमेज को मैं बोलता हूं वर्चुअल इमेज। दूसरा ये स्ट्रेट, जैसा ये फॉर्म हो रहा है वैसे ये भी है, स्ट्रेट है, तो इसको मैं बोलता हूं इरेक्ट। इमेज कैसे फॉर्म हुई है? इरेक्ट। तीसरी बात, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, क्योंकि आई और आर इक्वल है, दोनों एंगल जो है ना आई और आर इक्वल है। तो आप इसको ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। सेम हाइट या सेम साइज की। तो ये इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर का। तो इन सब से इन शॉर्ट अगर मुझे आपसे ये बोलना हो कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, तो आपको याद रखना है जैसा ऑब्जेक्ट यहां है वैसी की वैसी उसकी इमेज फॉर्म होती है। जैसा ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है वैसी ही इमेज फॉर्म हो रही है, वैसी ही इमेज फॉर्म हो रही है, वैसी की वैसी इमेज फॉर्म होती है। तो ये कोड वर्ड लिख दिया है मैंने, द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज इरेक्ट। तो वर्चुअल यानी पीछे की साइड, इरेक्ट का मतलब क्या है? वैसी। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे ये सीधा है ये भी सीधा। S is for same size and same distance। I का मतलब क्या है? I का मतलब इन्वर्टेड नहीं। कैसा इन्वर्टेड? लैटरली इन्वर्टेड। तो I is for लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है? कभी मिरर में आप खड़े होंगे तो आपने देखा होगा, जो आपका लेफ्ट है मिरर वाले का राइट हो जाता है, जो आपका राइट है मिरर के अंदर वो लेफ्ट दिखाई देता है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा। तो मिरर में प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लैटरली इन्वर्टेड। के पास में एक बॉल है एंड दैट बॉल इज ऑफ ग्लास। अब उस ग्लास को मैं दो तरीके से शेड कर सकता हूं। एक तो मैं इस ग्लास के अंदर की तरफ से शेड कर रहा हूं, यानी पॉलिश कर रहा हूं। एक है इस ग्लास के अंदर पॉलिश कर रहा हूं, और दूसरा क्या हो सकता है? इसके बाहर के साइड में मैं पॉलिश कर रहा हूं। दो तरीके से मैं इसको पॉलिश कर सकता हूं। अब इस स्फीयर का जो अंदर की साइड से कोटेड है, अंदर की साइड से पॉलिश्ड है, उसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं। सपोज मैंने ये एक पार्ट लिया, तो इस पार्ट को मैं यहां बना दूं। इसकी कौन सी साइड पॉलिश्ड है? ये वाली साइड पॉलिश्ड है। इसी तरीके से इसका भी मैंने एक पार्ट ले लिया,
कहीं से भी ले सकता हूं ना, कोई भी पार्ट मैं इनमें से ले रहा हूं, तो ये किस तरीके का दिखाई देगा, ये इस तरीके का दिखाई देगा। तो इस तरीके के जो मिरर्स मुझे मिल रहे हैं, जब मैं अंदर की साइड में कोटिंग कर रहा था और वहां से मैंने एक पार्ट लिया और जो मुझे मिरर मिला, क्योंकि इसकी एक साइड तो है रिफ्लेक्टिंग और दूसरी साइड है पॉलिश्ड, तो ये जो मिरर मुझे मिलता है इसको मैं कहता हूं कॉन्वेक्स मिरर, और इस मिरर को मैं कहता हूं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा है, केव बन रहा है ना, अंदर एक केव बन रहा है, आप यूं इमेजिन कर लीजिए। तो इस तरीके का है, ये इसकी पॉलिश सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही है, पर अब इसकी ये वाली साइड जो है ये है आपकी पॉलिश्ड और दूसरी जो साइड है वो है आपकी रिफ्लेक्टिव। तो ये है आपके पास में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मिरर ले लूं, कोई छोटा सा मिरर भी ले लूं या कैसे भी ले लूं, नहीं। ऑप्टिक्स में जब हम लोग कुछ लिमिटेशंस पे काम करते हैं, तो लिमिटेशन क्या है, अगर ये एक मिरर है, इस मिरर को मैं इस तरीके से रख दूं, है ना, तो ये आपको कैसा दिखेगा, एक प्लेट जो अंदर की तरफ से बेंड है, एक प्लेट की तरह दिखेगी। तो लेट अस अज्यूम कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ध्यान से समझना। इस प्लेट का ऊपर का जो एजेस मैं लूंगा, जिसको मैं बोलूंगा किनोर, तो वो जो किनोर है वो एक सर्कुलर होती है, ये जो किनोर बनेगी ये भी तो ऊपर से एक सर्कुलर होगी, एक सर्कुलर पार्ट मैंने लिया है, तो वो क्या होगा, सर्कुलर होगी। तो ये जो सर्कल ऊपर जो फॉर्म हुआ है, इसका जो डायामीटर है वो कहलाता है अपर्चर। अपर्चर क्या है, ये मेरा मिरर का डायामीटर, कौन सा डायामीटर, एजेस का डायामीटर। मिरर जो है ना, मिरर का जो ऊपर आप ले रहे हो वो एक सर्कुलर आपको दिखाई देगा, उस सर्कल का डायामीटर, इसका डायामीटर नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो मैंने पीस काटा है ये इसका डायामीटर, तो ये कहलाता है अपर्चर। इस अपर्चर की, यानी कि ये जो अपर्चर है, ये जो डायामीटर है, इट शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो d है ये बहुत कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द रेडियस। ये जो सेंटर कहलाता है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक की जो पॉइंट की डिस्टेंस है ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहां पर भी ये हो जाएगा आपका r, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस स्फीयर का सेंटर। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि इस मिरर की, तो ये जो मिरर है, इस मिरर को मैं जब पूरा कंप्लीट करके एक सर्कल बना, एक स्फीयर बना दूं, है ना, इस मिरर को मैंने कंप्लीट किया, तो एक आपका क्या बन जाएगा, स्फीयर। तो उसका जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों को क्या दिखता है, हमको केवल इतना सा पार्ट दिखता है मिरर का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको समझ आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट की दूरी, अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट कहलाता है पोल। ये पॉइंट कहलाता है पोल। पोल क्या है? पोल, अगर मैं यहां एक टेंजेंट बना दूं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उस टेंजेंट के नॉर्मल, कहीं पर भी अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज इस जगह पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके जो नॉर्मल लाइन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अगर यहां मैंने एक नॉर्मल बना, यहां एक टेंजेंट बनाया इस तरीके का, तो इसके भी नॉर्मल क्या लाइन पास करेगी? सेंटर से। तो पोल इज द पॉइंट एट विच इफ द टेंजेंट इज ड्रॉन, देन द नॉर्मल टू दिस टेंजेंट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। तो ये पॉइंट क्या कहला रहा है? पोल कहला रहा है। तो अब मैं अगर इसको रब कर दूं और आपको क्लियरली वापस से बना के बताऊं, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कैसे रहते हैं इन द स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें 4 रूल हैं जो आपको इमेज फॉर्म के लिए बनाने हैं, और हमेशा याद रखना है कि ये 4 अगर आपने याद रख लिए तो सारे इमेजेस आप फॉर्म कर सकते हो। तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर इस तरीके का है। सो इफ द रे इज कमिंग पैरेलल, अगर जो रे है पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल? इस एक्सिस के। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन which is normal to the tangent at point P। तो अगर मैं इसके यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, वो लाइन कहलाती है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि आपको पता है, अगर एक स्फीयर होता है, स्फीयर में अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो वो सेंटर से जरूर पास होगा। तो ये जो लाइन है वो लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है? मेन, है ना। जैसे कि आपका एक स्कूल है, उसका प्रिंसिपल हेड होता है, तो वो मेन होता है ना, मेन टीचर। उसी हिसाब से दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए, तो फर्स्ट आपको जो इमेज फॉर्मेशन के लिए चाहिए, इमेज फॉर्मेशन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, इमेज फॉर्मेशन कोई भी 2 रेस, रिफ्लेक्टेड रेस से हो जाता है काम। अगर मेरे को 2 रिफ्लेक्टेड रेस मिल जाए तो मैं इमेज फॉर्म कर सकता हूं। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं 2 रिफ्लेक्टेड रेस बनाना सीख लूं। तो मैं आपको 4 केसेस बताऊंगा कि किस तरीके से रिफ्लेक्टेड रेस फॉर्म होगी, उनसे मुझे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। तो मैं उस रूल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, पहला है, अगर मेरी रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो पैरेलल है, अगर रे जो आ रही है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट पासेस थ्रू फोकस। फोकस इज ए पॉइंट विच इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। यानी एक स्फीयर अगर हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसका रेडियस। सो इसका जस्ट हाफ होता है फोकस। तो कोई भी पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है। रूल नंबर 1। तो ये हो गया कॉनकेव। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 1 पे फॉलो करता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो कोई भी रे अगर पोल पे फॉल करती है, दिस इज योर पोल। पोल क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका जो मिरर है उसको जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज पोल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिल रही है उस पोल है, उस पोल के ऊपर अगर कोई रे फॉल करती है तो वो रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गया रूल नंबर 2। फर्स्ट रूल, पैरेलल लाइन फोकस से गई। सेकेंड रूल, अगर पोल पे गिरती है with angle I, then it will go back with angle R, where I is equal to R. रूल नंबर 3, कोई रे, ये है फर्स्ट का जस्ट अपोजिट। अगर रे पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी। अगर रे फोकस से इंसिडेंस होती है, यानी ये जो इंसिडेंट रे है ये फोकस से पास हो रही है,
तो उस केस में वो वापस पैरेलल बन जाएगी। दिस इज योर रूल नंबर 3 विच इज जस्ट अपोजिट टू रूल नंबर 1। पैरेलल रे थी तो वो फोकस से पास हो रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 3 समझ आया, 1 और 3। लास्ट रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर फॉल करती है तो वो सेम पाथ पे वापस जाएगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे वापस जाती है। तो ये है केसेस किसके, कॉनकेव मिरर के। अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के केस में भी सेम रूल्स एप्लीकेबल हैं। ओनली थिंग इज देयर इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द डायग्राम। रूल इज नॉट चेंजिंग, रूल इज सेम। तो पहला रूल क्या था, पैरेलल थी, फोकस से जा रही थी। तो आप इधर देखें, ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्ज करने का मतलब है एक तरफ में सारी चीजें जो है फोकस पे भेजता है, पर ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का क्या मतलब है, इस मिरर में अगर कोई रे आती है तो वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से रे आ रही थी, यूं रिफ्लेक्ट हुई। डाइवर्ज कहां से हो रही है, उसको पीछे की साइड में कोई एक पॉइंट है, वहां से बाहर निकलता हुआ लगेगा। तो इसको जब मैं पीछे की साइड में इसको लेके जाता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा इस फोकस से डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसीलिए इस मिरर को मैं डाइवर्जिंग बोलता हूं। कन्वर्ज क्यों, क्योंकि फोकस पे आ रही है। डाइवर्ज मतलब फोकस से जा रही है, दोनों में डिफरेंस है। तो कन्वर्जिंग मीन्स व्हाट, इट गोज टुवर्ड्स फोकस। डाइवर्जिंग मीन्स इट गोज अवे फ्रॉम फोकस, फोकस से निकल रही है। तो मैंने क्या किया, अगर हमें इस पॉइंट पे अगर पैरेलल आती है कोई भी रे, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर मैं उसको पीछे प्रोड्यूस करूं तो वो फोकस पे जाके मिलेगी। इन शॉर्ट, कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस कहीं ना कहीं फोकस से या तो पास हो रही है, पीछे की तरफ आप उसको प्रोड्यूस करके पास करवाएं, चाहे इस तरीके से, दोनों ही केसेस में ये फोकस से जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। तो यहां पर सेम वही है, पोल पे अगर कोई भी रे इंसिडेंस होती है तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है एट द सेम एंगल सच दैट I इज इक्वल टू R। तो दिस इज 2, दोनों में एक जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, अगर फोकस से जा रही थी तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इस केस में अगर फोकस पे कैसे जाएगी, इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूं तो मुझे ऐसा लगेगा ये फोकस से पास होती है। अगर ये मिरर नहीं होता तो फोकस से जा रही थी, तो इस पॉइंट पे ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल बन जाए। जैसे कि ये फोकस से पास हुई तो पैरेलल बन गई, ये फोकस से पास हो जाती पर यहां पर ही इसको रोक लिया गया, अगर अदरवाइज ये फोकस से पास हो रही थी तो ये पैरेलल जाएगी। इस पॉइंट से कहां से जाएगी, पैरेलल ये रिफ्लेक्ट होकर चले जाती है। तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वापस रिटर्न करती है सेम पाथ पे। तो मैं इसको देखूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए अगर ये मिरर नहीं होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके गिरती, तो मिरर होने के कारण इसी पॉइंट पे ये वापस सेम पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, रूल सब में सेम फॉलो होते हैं। The only thing is that for a concave mirror everything is on the object side. तो मैंने देखा ऑब्जेक्ट साइड में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ये इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस साइड में था, इसके इस तरफ है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। These are known as Cartesian sign conventions, और या फिर हम आज बोलते हैं इनको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ये साइन कन्वेंशन क्या हेल्प करते हैं? These sign conventions help us to determine the sign of the distance of the object from pole or the distance of the image from the pole। उसकी क्या साइन होगी, या ऑब्जेक्ट
किस तरीके का होगा, पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन दीज आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, सब जगह। अगर मैंने आज यहां कर रहा हूं तो यही साइन कन्वेंशन दूसरी कंट्रीज में भी यूज होगा। तो इनको हमने, जैसे कि हमने देखा था, डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ये भी कुछ कन्वेंशंस बना दिए गए रे ऑप्टिक्स में, दैट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया है कॉन्केव मिरर, ये है आपका कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज ये सब आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में, एक बार हम दोबारा देख रहे हैं। सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो हमने जो रूल्स पढ़े उसके हिसाब से ये पैरेलल जो रेज आएंगी वो वापस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल गो थ्रू फोकस, and the ray which will go through the focus will after reflecting it will become parallel। तो इस जगह पे जाके ये पॉइंट जो है यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां पहुंचा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो यहां पहुंचेगा। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बनेगी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये है इमेज। तो इमेज मैंने देखा ये उल्टी फॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये कौन सी एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो व्हाटएवर थिंग्स व्हिच इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड व्हाटएवर थिंग्स व्हिच आर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो कैसे पता चले, तो हम लोगों को यूं समझना है कि मान लीजिए ये जो पोल है इट इज प्रेजेंट एट ओरिजिन, इसको आप ओरिजिन पे रख दो, पोल को कहां रख दो, ओरिजिन पे रख दो। तो इस तरीके से चलो कि ये पोल क्या बन गया मेरा, ओरिजिन बन गया। इस पोल से जो भी चीज ऊपर होगी यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वो हमको प्लस लेना है, इस पोल से जो भी चीज नीचे होगी यानी माइनस वाई डायरेक्शन में वो हमें माइनस लेना है। इसी तरीके से इस पोल के जो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगी वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो भी माइनस एक्स डायरेक्शन में होंगी वो हम नेगेटिव लेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या किया, पोल को उठा के ओरिजिन पे रख दिया। अब मैं इधर आ जाऊं तो इधर इमेज कैसा बनेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस पोल से नीचे है। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इस पोल से ऊपर है। इसी तरीके से अब डिस्टेंस की बात करूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितना दूर है, तो ये इस तरफ जा रहा है, जब ये पोल के इस तरफ जाएगा तो क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से यहां तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। सिमिलरली इमेज इज फॉर्म्ड हियर, दैट मींस अगेन इमेज की डिस्टेंस को भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स की। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ना पोल, इस पोल से ऊपर पॉजिटिव। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज पीछे की साइड में फॉर्म हो रही है। देखिए ये पैरेलल गया, ये फोकस से पास हो रहा है, और ये जो पोल पे फॉल कर रही थी उसको मैं पीछे, दोनों को पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इस जगह पे मिल रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को मिला रहा हूं तो पीछे की साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये मेरी इमेज है। तो इमेज पोल के इस तरफ बन रही है, तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस इट इज ऑन दिस साइड, तो इट इज पॉजिटिव। सिमिलरली इमेज इज फॉर्म्ड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर बन रही है, तो इमेज विल आल्सो बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कुल मिला के पोल को आप ओरिजिन कंसीडर कर लो, तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर पोल की जगह पे हम यूज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओरिजिन मानते हुए चलते हैं।
रिमेनिंग रूल्स आर एज इट इज सेम। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग द मिरर फॉर्मूला। तो आप लोगों ने 10th क्लास में आपको बताया मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, पर ये आया कैसे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय।